Hello everyone and welcome to my YouTube channel CS with Harshal #crack the code। तो हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को डिकोड कर चुके हैं एंड नाउ इट इज टाइम फॉर IBC ओपन बुक। दिस इज वन ऑफ द सो कॉल्ड टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ CS प्रोफेशनल न्यू सिलेबस ड्यू टू, आपको तो पता ही है, पेपर का लेवल थोड़ा हाई होता है। यहाँ पे पेपर के बाहर मतलब आपके सिलेबस के बाहर की भी चीज़ें भी आ गई तो इट इज़ नॉट समथिंग विच यू शुड बी शॉक्ड अबाउट। सो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एट द एंड ओपन बुक पेपर को आप कितना फोकस कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इसके बारे में आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नाउ जैसे हम यूजुअल वीडियोस में मॉड्यूल से गो थ्रू करते हैं वैसा इस वीडियो में नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि ओपन बुक मॉड्यूल में मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट इसके लिए उससे भी अच्छी चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए नोट डाउन कर दिया। उससे पहले सबसे पहली बात, आप लोग बहुत कंजूस हो, बिल्कुल भी लाइक्स नहीं करते, बिल्कुल भी कमेंट्स नहीं करते और कुछ नहीं करते आप लोग। देखो, आप अगर कमेंट्स नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा आपको कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं, या फिर कोई जगह है जहाँ पे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ या नहीं। तो आपको कमेंट्स एंड लाइक्स तो करना मैंडेटरी है। आप पकड़ के चलो वीडियो में आ गए, पहले लाइक कर दिया, पहले कमेंट, मतलब कमेंट बाद में करो ऑफकोर्स, बट लाइक तो पहले करो। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। दिस इज नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एज वी यूजुअली स्टार्ट विद द वीडियो, डिस्क्लेमर, these are my personal opinions based on my personal observations and analysis of the subject. I do not vouch और गारंटी कि मैं जो बोल रहा हूँ वही एग्जाम में आएगा। Beware of that guys. So जो सबसे पहला पॉइंट लिखा है वो है माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब माई एक्सपीरियंस इन द IBC पेपर, जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करूँ या बाद में शेयर करूँ। ठीक है, चलो आई विल शेयर दिस एट द लास्ट कि मेरा IBC का एक्सपीरियंस कैसा था, मेरा ओपन बुक पेपर का। तो द नेक्स्ट थिंग से मैं स्टार्ट करता हूँ, पॉइंट नंबर 2 से, इंडेक्स। तो इंडेक्स बहुत सारे बच्चे आए हुए, फैकल्टीज जो भी जहाँ पे भी हो आप होंगे वो आपको मोस्टली उनके नोट्स एंड उनके इंडेक्स प्रोवाइड करते होंगे। बट इन केस अगर आप सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट हो, यार आपके फैकल्टीज आपको मॉड्यूल से पढ़ा रहे हैं या फिर आपको इंडेक्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है या फिर ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मॉड्यूल के इंडेक्स को भी विथ रिक्विजिट एडिशंस यूज़ कर सकते हो। रिक्विजिट एडिशंस मतलब क्या, और दो हेडिंग्स के बीच में जो गैप होती है उसमें आप अगर कुछ ऐड करना है तो करते हुए चलो, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे एडिशंस करते हुए चलो। मैंने मेरे CSR मॉड्यूल का इंडेक्स खुद प्रिपेयर किया था, तो इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अ यूज चैलेंज, आप भी आराम से कर सकते हो, तो इतना स्ट्रेस आउट करने की ज़रूरत नहीं है। बट इंडेक्स आपके पास होना चाहिए। दिस इज़ एन ओपन बुक सब्जेक्ट, आई गेस ये आपको ऑलरेडी पता है कि आप सारी चीज़ें याद तो नहीं करने वाले हो, बस एक इंडेक्स है जो आपको जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे गाइड करते हुए चलेगा ना। IBC ओपन बुक के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने ऑलरेडी CRVI के पोर्शन में आई को कंप्लीट कर लिया है। सो IBC इज गोना बी टेक्निकली इजी, क्योंकि आपके नोट्स में या फिर आपके मॉड्यूल में आपको चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाएंगी और इंडेक्स की आपको कम से कम ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहाँ पे आपको इंडेक्स की ज़रूरत लग सकती है, तो एक इंडेक्स तो होना ओपन बुक सब्जेक्ट के लिए मैंडेटरी है। This was point number 2. Now page number division strategy. Now this is a very unique strategy which I have used. कुछ लोग जो, अगर आपने देखा होगा, फ्लैग करते हैं बुक को, आपको पता होगा कि फ्लैग्स लगाते हैं बुक के कॉर्नर को एंड वहाँ पे चैप्टर नंबर्स वगैरह वगैरह लिख के जाते हैं वो, ताकि वो इंडेक्स में जब पता चलेगा कि इस चैप्टर में कोई भी चीज़ है तो वो डायरेक्टली उस चैप्टर पे फ्लिप कर देते हैं एंड उनको पता चल जाता है। सो दिस इज़ वन थिंग विच यू कैन यूज़। और मेरे जैसे हो सस्ती वाले चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मैं क्या करता था, मैं आपको बताता हूँ। रादर दैन डिवाइडिंग इट इन चैप्टर्स, आई यूज टू डिवाइड इट इन पेज नंबर्स। एक नॉर्मल पेपर लेता था, कटआउट करता था स्क्वायर में, राइट, एंड उस पे पेज नंबर लिखता था। लाइक आई यूज टू डिवाइड इट इनटू 50 और 25, ऐसे कुछ डिवाइड कर लेता था। 50 में पेज नंबर्स को डिवाइड कर लिया तो पहला पेपर पे आएगा 50, सेकंड पेपर पे आएगा 100, 150, 250, ऐसे पेज नंबर्स लिख लिए और उस रिक्विजिट पेज पे जाके उसको स्टेपल कर दिया या स्टिक कर दिया तो वो फ्लैग की तरह बाहर आ जाएगा एंड आई यूज टू स्पॉट इट। तो मुझे इंडेक्स में पता चल जाता था कि 72, 73 पेज नंबर पे अगर कुछ है तो मुझे 100 के पीछे वाला जो 50 वाला है उसको फ्लिप करना है एंड मुझे आगे आगे थोड़े बहुत फ्लिप करने पे मुझे वो 73 वाली कंसेप्ट जो है, जो मुझे पेपर में लिखनी है, वो मिल जाएगी। इससे क्या होगा, मेरा थोड़ा टाइम बच जाता है फ्लिप करने में। मैं डायरेक्टली 73 को रैंडमली फ्लिप करने जाऊंगा तो थोड़े ज़्यादा मेहनत लग सकती है, बस इससे आपकी मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी। सो दिस इज समथिंग विच यू शुड यूज। देन
टाइम मैनेजमेंट एंड स्पीड। आई गेस इसके बारे में आपको सबने बताया ही होगा ऑलरेडी कि कितना इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर पेपर में टाइम मैनेज करना एंड आपकी राइटिंग स्पीड को मेंटेन करना। आई विल टेल यू कि ये पेपर टेक्निकली 3 आवर्स में फिट करने के लिए दिया नहीं होता है। दिस पेपर इज समथिंग विच इज मोर देन दैट, 3.5 घंटा या फिर 4 घंटे में लिखने के जैसा ये पेपर होता है और इसको आपको 3 आवर्स में फिट इन करना होता है। नाउ द टाइम मैनेजमेंट एंड स्पीड। टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी चीज़ें कि आप क्या क्या पेपर में राइटिंग की ड्यूरिंग यूज कर सकते हो, वो सारे राइटिंग प्रैक्टिस में अपन डिटेल में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको इस वीडियो में एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि इस IBC पेपर के लिए, ओपन बुक पेपर के लिए, आई विल एडवाइज यू कि आप फैक्ट्स ना लिखो। जहाँ जहाँ क्वेश्चन में केस बेस्ड क्वेश्चन है, आई विल एडवाइज यू कि यू स्किप द राइटिंग पार्ट ऑफ फैक्ट्स। नाउ जब हम आंसर राइटिंग, जो भी मैं सेशन रखने वाला हूँ आंसर्स के ऊपर कि हाउ टू राइट योर आंसर्स एंड प्रेजेंट इट इन पेपर, उसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके ये बातें करूंगा एंड इससे भी अच्छे बहुत सारे टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेपर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज पेपर विच इज टेक्निकली मेड ऑफ 4 आवर्स और 3.5 आवर्स। तो यहाँ पे फैक्ट्स लिखने में कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप फैक्ट्स लिखने जाओगे तो फैक्ट्स को मार्क्स नहीं मिलने वाले एंड आप प्रोविजन एंड कंक्लूजन मिस करते हुए चलोगे एंड कहीं ना कहीं पे आपका अटेम्प्ट कम होगा। एंड ओपन बुक पेपर है तो चेकर्स आर ऑलरेडी रिलक्टेंट टू गिव यू मार्क्स। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। इस पेपर के लिए आप सिंपल स्ट्रेटेजी रख सकते हो कि फैक्ट्स लिखनी ही नहीं है, सिर्फ प्रोविजन एंड कंक्लूजन लिखना है। दिस इज अ ग्रेट स्ट्रेटेजी, आई हैव यूज्ड इट माई सेल्फ एंड आई हैव गॉट एन एग्जामिनेशन इन दिस सब्जेक्ट। सो इट इज ओके अगर आप इस सब्जेक्ट के लिए फैक्ट्स नहीं लिखते हो। दिस इज पॉइंट नंबर 1। देन CRVI वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जैसे आपको पता है कि आपका CRVI में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कवर्ड है। आप टेक्निकली देखते हो तो आपकी इस IBC ओपन बुक मॉड्यूल में से बहुत कम कंटेंट है जो आपके लिए बचता है अलग से पढ़ने के लिए। नाउ इट इज गोना बी अबाउट इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी, राइट। तो उस पर बहुत कम सवाल आते हैं या फिर आते भी है तो डायरेक्ट सवाल होते हैं, तो उनमें कुछ केस स्टडी या फिर ऐसे घुमा के सवाल नहीं पूछते। तो जो CRVI को छोड़ के पार्ट है IBC वाला, उसके लिए क्या करना है, उसको 1 या 2 बार पढ़ना है और कहाँ पे क्या चीजें है थोड़ा बहुत आपको माइंड मैप करना है एंड बाकी आपको इंडेक्स की हेल्प लेनी है, क्योंकि आगे वाला कंटेंट डिफिकल्ट नहीं है एंड उस पर ऐसे घुमा के क्वेश्चन नहीं आते। मोस्टली आएंगे तो प्लेन सिंपल क्वेश्चन होंगे एंड आपको उसके आंसर्स डायरेक्टली मॉड्यूल में मिल जाएंगे। विच क्वेश्चन टू स्टार्ट विथ? नाउ दिस इज अ वेरी डिबेटेबल थिंग। बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं लास्ट क्वेश्चन से शुरू करो, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करो, बोलने वाले भी बहुत होते हैं। यूजुअली देखा जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, और वो इसीलिए डाला जाता है ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस तोड़ दे एंड वो पेपर में लिखने से डर जाए। और ये ऐसी बहुत जगह पे देखा है कि बहुत सारे पेपर्स में होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग जहां पे आपको बहुत सोचना पड़ता है या फिर आपको आंसर्स ही नहीं पता होता है, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स होता है। एंड लास्ट का जो क्वेश्चन होता है वो टेक्निकली थोड़ा इजी होता है। ऐसा बहुत जगह पे देखने को मिलता है, मतलब बहुत सारे पेपर्स में। बट विच क्वेश्चन टू स्टार्ट विथ? नाउ इसके लिए क्या है ना, आपके जो 15 मिनट्स है पहले वाले जो आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं, नाउ आई विल एडवाइज यू टू गो थ्रू दैट। कि मतलब ये अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हाउ टू राइट एंड प्रेजेंट जो भी आंसर्स से रिलेटेड स्ट्रेटजीज होंगी उसमें मैं डिस्कस करूंगा इन 15 मिनट्स का कैसे आप ब्यूटीफुली इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगेन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मैं एडवाइस कर रहा हूँ आपको कि उन 15 मिनट्स में आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस को टारगेट करना है पढ़ने के लिए, एक तो फर्स्ट एंड लास्ट। आप बीच में से कोई भी क्वेश्चंस पढ़ने के लिए टारगेट मत करो। जो भी क्वेश्चन इजी लगेगा उससे आपका पेपर शुरू करो। बस 2 ही क्वेश्चंस पढ़ने हैं उस 15 मिनट में। अगर पहला वाला क्वेश्चन इजी लग जाता है तो पहले से स्टार्ट कर दो, अगर एंड का लगने लगता है तो एंड से स्टार्ट कर दो। डोंट कीप रीडिंग द होल पेपर, क्वेश्चन पेपर, कोई पॉइंट नहीं है। आप 2 ही में से किसी एक से स्टार्ट करना, दिस वुड बी माई एडवाइस, राइट। देन इस पेपर में 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करने का आपको ट्राई करना है, राइट। दिस इज द पेपर जहां पे आपका 100 मार्क्स अटेम्प्ट होना है की कोशिश ही कर सकते हो आप, क्योंकि एज आई सेड दिस इज द ओनली पेपर जो 3.5 घंटे या 4 घंटे का आता है। इन माई होल CS जर्नी दिस इज द ओनली पेपर, ट्रस्ट मी, दिस इज द ओनली पेपर जिसमें मुझसे टाइम मैनेज, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू राइट क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ड्यू टू टाइम। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं किया हो आज तक इन माय CS प्रोफेशनल हो या CS एग्जीक्यूटिव में हो। मैं MCQ पैटर्न की नहीं बात कर रहा हूँ, बट रिटन पेपर्स में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने 100 मार्क्स से कम का अटेम्प्ट किया हो। बट दिस इज द ओनली पेपर जिसमें मुझे टाइम कम पड़ गया। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना इज अ चैलेंज एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज। क्योंकि मैंने जैसे कहा दिस इज एन ओपन बुक सब्जेक्ट, चेकर्स आर रिलक्टेंट टू गिव मार्क्स। क्योंकि आपके पास बुक है तो भाई सबके पास बुक है।
चेकर इज लाइक कि क्या मतलब बुक से लिख रहा है तो क्या बहुत 30 मार्क खान जैसी काम थोड़ी कर रहा है, नॉर्मल है। तो चेकर रिलेक्टेंट है मार्क्स देने के लिए यहाँ पे। तो जब चेकर रिलेक्टेंट होता है मार्क्स देने के लिए तो इट इज इंपॉर्टेंट यू राइट 100 मार्क्स पेपर। देन सेकंड थिंग, व्हाई यू शुड राइट 100 मार्क्स पेपर इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इन बोथ ओपन बुक सब्जेक्ट्स जो भी आप चूज करोगे। क्योंकि होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक तो 100 मार्क्स का अगर आप नहीं लिखते हो, इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं मैं 70-80 मार्क्स का बहुत अच्छे से लिख के आऊंगा, पूरा एकदम परफेक्ट लिखूंगा सारे आंसर्स मॉड्यूल से जैसे मतलब एकदम परफेक्ट लिख के आऊंगा एंड आई विल बी सॉर्टेड, तो भाई नहीं चलेगा ऐसा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप जो लिख रहे हो उसमें अगर आपने क्वेश्चन में एक वर्ड को भी फंबल कर दिया एंड मॉड्यूल में उसका थोड़ा रेफरेंस बदल गया एंड आप आंसर गलत लिख के आ गए, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले वहां पे। तो क्या होगा, आपको लगेगा आप कॉन्फिडेंट होंगे कि मैं 70-80 का अच्छे से लिख के आ रहा हूं, बट ऐसा नहीं होगा, आप वो गलती कर दोगे एंड आपके मार्क्स चले जाएंगे। सो ट्राई अटेम्प्टिंग 100 मार्क्स पेपर इन दिस पर्टिकुलर पेपर एंड अगेन आपका जो भी दूसरा ओपन बुक का पेपर है उसमें भी 100 मार्क्स का टारगेट करके ही चलना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी लोग इंग्लिश डिस्कशन चाहते हैं, आई विल डिस्कस इट आफ्टर द हिंदी पार्ट का डिस्कशन होने के बाद मैं एक शॉर्टर वर्जन ऑफ दिस इन इंग्लिश में भी डिस्कस करूंगा। देन पास्ट ईयर पेपर्स। नाउ आपने देखा होगा कि मैं कहीं पे भी ऐसे रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप पास्ट ईयर पेपर सॉल्व ही करो। आई अगेन टेल, मतलब आप अगर पॉसिबल हो तो करो, ऐसे बोलता हूं। बट फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस, पास्ट ईयर पेपर ही सॉल्व करना है। नाउ पेपर कैसे सॉल्व करना है, यू हैव टू मेक श्योर यू पुट आउट अ टाइमर। आई विल रिकमेंड एटलीस्ट एक पेपर सॉल्व करना है एंड जून 2024 वाला ही सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके आंसर्स वगैरह मत देखो, कुछ मत देखो। एक टाइमर लगाना है 3.5 घंटे, 3.25 घंटे का, जैसे आपका नॉर्मल पेपर है इन एग्जाम वैसे ही 3.25 घंटे का टाइमर लगाना है, बैठना है और एक पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। देखो आप कहाँ तक पहुंचते हो। अगर आप कहीं पे 70-80 तक ही पहुंच रहे हो तो मेक श्योर यू अटेम्प्ट वन मोर पेपर। ओल्ड वाला अटेम्प्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत कंटेंट इधर उधर का होगा, जो नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है, ठीक है। बट मेक श्योर यू आर एबल टू अटेम्प्ट अराउंड 85-90। अगर आप उस अटेम्प्ट में 85-90 का अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो आप जाके एग्जाम में भी 95-100 का अटेम्प्ट कर पाओगे। सो इसमें पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। केस लॉ मार्किंग। नाउ केस लॉ मार्किंग आई हैव डिस्कस्ड इन CRVI पोर्शन, मतलब CRVI का जो वीडियो है उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इसके केस लॉस कैसे मार्क कर रहे होते हैं, राइट। जो कोई सेम अलग चीज नहीं है। आई पोर्शन में अगर आप जाते हो CRVI, इसी चैनल पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा जहाँ पे CRVI का डिस्कशन होगा। उसमें आई पार्ट के लिए स्पेसिफिकली जब आप डिस्कशन को टाइम स्टैम्प से आगे लेके जा सकते हो, आई पार्ट में आपको मिल जाएगा कि केस लॉस को कैसे मार्क करना है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के केस लॉस को कैसे हैंडल करना है, तो वो आपको वहां पे मिल जाएगा। मैं इस वीडियो को नहीं खींचता हूँ एंड आप वहां से वो चेक कर सकते हो। देन कैरी बैरक्ट इफ पॉसिबल। ना अगर आप बैरक्ट से बिल्कुल भी यूज टू नहीं हो, आपने कभी पढ़ा नहीं है, आपने फिर कभी यूज नहीं किया है, तो आप बैरक्ट की कंसेप्ट को छोड़ सकते हो। बट अगर आप यूज कर रहे हो, आपको पता है बैरक्ट कैसे यूज किया जाता है, तो कैरी अ बैरक्ट, क्योंकि आपको फिर मॉड्यूल भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैरक्ट से आप डायरेक्टली सेक्शंस पे जा सकते हो। नाउ दिस इज समथिंग विच इज एज पर द कन्वीनियंस। आई हैड टेकन अ बैरक्ट विथ मी इन द एग्जाम्स एंड इट हेल्प्ड मी बिकॉज आई वॉज यूज टू दैट बैरक्ट। अगर आप यूज टू नहीं हो तो अभी देर हो गई है, एग्जाम्स बहुत पास है, तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बैरक्ट को नहीं भी यूज करते हो। अगर आप अभी तक प्रैक्टिस में नहीं हो उसके, तो भी ठीक है, आपके मॉड्यूल में वो सेक्शंस ऑलरेडी कवर्ड है। देन this is something the last point and then I will share my experience with you guys. The case law index cards or notes। देखो बहुत से फैकल्टीज है जो ये केस लॉ इंडेक्स कार्ड्स, मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके फैकल्टीज आपको प्रोवाइड कर रहा है ये केस लॉ कार्ड्स और समथिंग, तो आपको ऑलरेडी पता है, बट मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। इट इज समथिंग लाइक एन इंडेक्स ओनली, जो आपके नोट्स का इंडेक्स होता है फैकल्टी नोट्स के जैसे। एक केस लॉ इंडेक्स होता है जहाँ पे केस लॉज के जो जजमेंट्स होते हैं उनको समराइज करते हैं। उस केस लॉ का नाम होता है, मतलब केस लॉ का नेम है, उसका जजमेंट है। तो ऐसी एक बुक होती है, या फिर उसको कार्ड्स बोलते हैं कुछ लोग, कुछ फैकल्टीज उसको नोट्स बोलते हैं, या फिर जो भी नाम है, केस लॉ इंडेक्स कुछ भी बोल सकते हैं फैकल्टीज ना। तो ऐसी एक बुक होती है, मीन्स ये जो भी फैकल्टीज से आप पढ़ रहे हो, अगर आपके फैकल्टी ने आपको प्रोवाइड किए तो वेल एंड गुड। नाउ दिस इज अ डिस्कशन फॉर दोज हु आर मे बी ऑफ सेल्फ स्टडी, या फिर आपके फैकल्टीज ने आपको ये प्रोवाइड ही नहीं किया है।
तो आपको करना क्या है, आप आपके फ्रेंड से पूछो एंड आपको उनसे ये चीज़ें मिल जाएंगी। आपको थोड़े हाथ पैर मारने पड़ेंगे, आपको 4-5 लोगों से पूछना पड़ेंगे, वो आपको ये दे देंगे। नाउ वाई आई एम नॉट प्रोवाइडिंग इट, मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको, बट फर्स्टली आई विल टेल यू कि वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। आप देखते हो जून 2024 के ही पेपर में एक केस लॉज का डायरेक्ट क्वेश्चन था 9 मार्क्स के लिए, जहां पे केस लॉ का नाम था एंड जजमेंट था। तो आपको सिर्फ मैच द फॉलोइंग करना था एंड आपको 9 मार्क्स मिलने वाले थे। सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फ्री के मार्क्स थे। अगर आपके पास ये केस लॉ इंडेक्स होता तो आपके फ्री के मार्क्स मिल जाते। मुझे उसमें 9 आउट ऑफ 9 मिल गए क्योंकि मेरे पास ये इंडेक्स था। नाउ दिस इज समथिंग विच इज नॉट वी कैन प्रिपेयर। इसमें अगर अपन प्रिपेयर करने जाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएंगे। सो इसको मैं आपको प्रिपेयर करने से एडवाइज नहीं करूंगा कि आप इसको प्रिपेयर करने के लिए मत जाओ, इट विल वेस्ट लॉट ऑफ योर टाइम। सो ये आपको मिल जाएंगे, आपके फ्रेंड्स को पूछो, आप कहीं पे टेलीग्राम पे डाल दो, आपको कोई ना कोई ये प्रोवाइड कर देगा। अभी मैं क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि नंबर 1, जो केस लॉ कार्ड्स होंगे वो किसी पर्टिकुलर फैकल्टी ने बनाए होंगे। नाउ आई एम नॉट टाइड अप विद एनी फैकल्टी और एनी एकेडमी कि मैं आपको उनका रिकमेंड कर दूं, राइट, एंड इट इज नॉट समथिंग विच आई विल डू, बिकॉज एट द एंड उनके नोट्स है, उन्होंने मेहनत की है उस पर, तो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा तो डेफिनेटली दे आर नॉट गोना बी हैप्पी अबाउट इट एंड उसके एक्शंस वो मुझ पे ले सकते हैं। सो मैं इट इज नॉट इन माई अथॉरिटी टू प्रोवाइड यू दीज थिंग्स, राइट। आई कैन ओनली एडवाइज यू कि ऐसी चीजें मार्केट में एग्जिस्ट करती है, आप प्लीज कहीं ना कहीं से उसको मैनेज कर लो, राइट। आई विल इनफैक्ट सजेस्ट कि आप कमेंट्स में या फिर किसी के पास होगा तो आप ही बाकी लोगों को हेल्प कर दो, कमेंट्स में मेंशन कर दो कि आप मुझे डीएम करो, मैं आपको भेज देता हूँ। जैसे भी आप हेल्प कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को, सभी को, कलीग्स को हेल्प कर दो, क्योंकि एट एंड सभी सीएस बनेंगे, आपके ही दोस्त होंगे एंड आपकी ही फ्रेटर्निटी होगी। बट दिस इज समथिंग विच आई कैन नॉट प्रोवाइड। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस स्टैंड। अगर आप मुझे मैसेज भी करोगे तो भी मैं आपको ये प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ। दिस इज समथिंग विच आई एम टेकिंग अ क्लियर स्टैंड हियर, राइट, कि एज आई सेड आई एम नॉट टाइड अप विद एनी एकेडमी। मैं किसी भी फैकल्टी के बारे में बुरा भी नहीं बोलता हूँ, किसी भी फैकल्टी के बारे में अच्छा भी नहीं बोलता हूँ। एज पर मी एवरीवन इज गुड, बट दिस इज समथिंग विच आई विल नॉट प्रोवाइड एज दिस इज समथिंग इज विच इज नॉट इन माई अथॉरिटी। सो ये आई गेस मैंने क्लियर कर लिया। नाउ द लास्ट थिंग इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ये ऐसी बात है, आपको सुननी है तो सुन सकते हो, नहीं तो नहीं सुनोगे भी तो भी चलेगा। सो माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन आईबीसी पेपर वॉज वेरी ड्रामेटिक, तो इसीलिए मैं शेयर करता हूँ, सबसे शेयर करता हूँ। सो एंड वन थिंग, एक चीज़ बची थी टाइम मैनेजमेंट में। अरे यार बच्चे अगर चले गए होंगे तो आई एम सॉरी, बट टाइम मैनेजमेंट में एक चीज़ बची थी, जो टाइम मैनेजमेंट में आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। दिस इज वन स्ट्रेटेजी विच आई यूज टू टारगेट 1 आवर, मतलब 3 घंटे, राइट, सेकेंड आवर एंड थर्ड आवर। तो मुझे 1 घंटे के अंदर 33 मार्क्स का कंप्लीट करना है, 33 मार्क्स का कंप्लीट करना है एंड 34 मार्क्स का फाइनल आवर में कंप्लीट करना है। तो मैं ये टारगेट लेके चलता था इस पर्टिकुलर पेपर के लिए। तो आपको ये कंप्लीट करते हुए चलना है। ना मैं आपका, मेरा एक्सपीरियंस भी इसी के बेस्ड पे है। दिस वाज माय स्ट्रेटजी कि मैंने जो डिसाइड की थी कि मैं पेपर में ये करने वाला हूँ। Now, as soon as first 1 hour went off, I was standing at 34 or 35 marks. So I was very comfortable. मुझे लग रहा था कि भाई आराम से 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही सेकेंड आवर की बेल बजी, I was standing at roughly 50 और 52 मार्क्स। इतना ही पेपर मेरा सॉल्व हुआ था। नाउ यहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आई गॉट सो स्केयर्ड, मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है। एट एग्जाम सेंटर आई वाज सिटिंग एट द लास्ट बेंच एंड आई लिटरली फंबल्ड। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आई वेंट थ्रू अ पैनिक स्टेज। मुझे ऐसा दिख नहीं रहा था, मुझे मेरे हाथ में से पेन से गिर गया, माई हैंड्स वर शिवरिंग एंड दिस इज ट्रू स्टोरी। मतलब मैं से बड़े मतलब बहुत डर गया था। आई वॉज लाइक कि ये पेपर मुझे डूबने वाला है, मैं इसी पेपर के साथ इसी जगह पे डूबने वाला हूँ, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल कि मैं और 50 मार्क्स का 1 घंटे में अटेम्प्ट करूँ। एंड आई वॉज लाइक कि अगर मैं ये पेपर 80 या 70 का अटेम्प्ट करता हूँ तो मुझे श्योरिटी ही नहीं है कि मैंने जो लिखा है वो करेक्ट है या नहीं। तो मैं 80 या 70 का अटेम्प्ट करूंगा तो ये तो पेपर मुझे ले डूबेगा। सो आई गॉट सो स्कैर्ड, माई पेन फेल आउट ऑफ माई हैंड्स एंड आई वॉज रियली स्कैर्ड। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया, आई वॉज वेरी स्कैर्ड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देन आई गैदर्ड माई सेल्फ इन दैट, मतलब खुद को संभाला उस पेपर में। आई गैदर्ड माई सेल्फ बैक,
आई टुक मतलब लॉन्ग ब्रेथ्स लिए, बहुत बड़े बड़े सांसें लिए, एंड ऐसे आगे बैठे हुए एक दो लोग पीछे देख रहे थे कि क्या क्या भाई इसको क्या हो गया है, इतने बड़े बड़े सांस क्यों ले रहे हैं. बट देन एवरीथिंग सेटल डाउन, माई नर्व सेटल डाउन अगेन. एंड फिर मैंने उस जगह पे सोचा कि मैं यहाँ पे पेपर छोड़ देता हूँ तो वैसे भी 50 मार्क्स का ही अटेम्प्ट किया तो वैसे भी फेल. आई विल ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 80 मार्क्स एंड देखते अगर मेरा अटेम्प्ट अच्छा रहेगा, मैंने अच्छी चीजें लिखी होगी तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे. सो ये सोच के मैंने पेपर अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया. बहुत तेज लिखा, बहुत तेज लिखा. मेरा एट एंड ऑफ 3 आवर्स पेपर कंप्लीट हो गया था 97 मार्क्स का. सो आप पकड़ के चलो 47 मार्क्स का मैंने मेरे लास्ट आवर में लिख लिया. कैसे लिखा, क्या लिखा, मुझे पता नहीं. मैं आपको उसकी कॉपीज भी नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मुझे ही समझ में नहीं आता कभी कभी मैंने उसमें क्या लिखा. इतना डेंजरस हैंडराइटिंग है उसमें. तो इट वॉज वर्स्ट, बट दिस वॉज वन ऑफ द डेंजरस, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा ड्रामेटिक एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ का है. एंड इसीलिए मैं शेयर करना चाहता था एंड ये हाईलाइट कराना चाहता था इस माय पर्सनल एक्सपीरियंस से कि टाइम मैनेजमेंट का इस पेपर में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस का पार्ट है. राइट, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप टाइम मैनेजमेंट इस पेपर के लिए बहुत अच्छे से करते हो. राइट, सो यहाँ पे मैं इस वीडियो को समराइज एंड कंक्लूड कर रहा हूँ. राइट, आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हो. रादर देन कमेंटिंग यहाँ पे अगर कोई सजेशंस वगैरह होंगे तो यहीं पे डालना. बट अगर कोई आपको हेल्प चाहिए या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इज ऑलवेज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो. राइट, देन यस, सो वीडियो को कंक्लूड करेंगे. एंड जैसा मैंने कहा वीडियो के स्टार्ट को, डू लाइक, शेयर. शेयर पे एम्फसाइज कर रहा हूं मैं. अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, अपने कम्युनिटीज में शेयर करो. एंड डू सब्सक्राइब. सब्सक्राइब नहीं किया तो छोड़ूंगा नहीं एक को, पहले भी बता रहा हूं. तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग, एज आई ऑलवेज से, दैट इज द ओनली थिंग मोटिवेटिंग मी टू ब्रिंग मोर एंड मोर कंटेंट फॉर यू. अगर ये चीजें नहीं होगी तो मेरा मोटिवेशन डाउन होता जाएगा. जैसे ही मेरा मोटिवेशन डाउन होगा फिर ये कंटेंट इतना रेगुलरली आएगा नहीं, तो आपकी हेल्प भी नहीं होगी. तो डू मेक श्योर यू गाइज आर ऑल्सो डूइंग दिस एंड आई विल लाइक टू कंक्लूड इट हियर. आगे मैं इंग्लिश में यही चीज़ों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा. तो जिनका हो गया है, जिनको समझ में आ गया है, आप लोग ये वीडियो बंद कर सकते हो एंड यू कैन फोकस ऑन योर स्टडीज. ऑल द बेस्ट. CSR के लिए वीडियो जल्दी ही रिलीज होगा. सो टिल देन, सी यू सून गाइज. सो now it is going to be a short and crisp discussion about the same which I discussed in this entire video in English. I hope that you were able to understand some parts of the discussion which I made in Hindi, because it is impossible for me to repeat the entire discussion in English as good as I did it in Hindi. As at the end my comfort level also lies with Hindi. So the first thing which my experience, I feel you must have heard it in the Hindi version and it is okay, I'm not going to share it again. So the index part, I believe that index for the subject is very important, in specifically in open book subjects. You have to carry index because it is going to help you find the relevant questions, relevant answers to the questions which are asked in your exams. Now, if your faculties have provided you notes and they have provided you the index, you are really sorted. You don't need to worry about it. But if you're a self-study student and your faculties have not provided you, or you're studying from module, then you can create your own index out of it. It is not a very difficult task. I myself have created the index for CSR subject. So क्या करना, मतलब what you have to do is you just have to make requisite additions to the index. Like there is gap between point 1 and 2, so and you have to add something in that point. So in that gap you can write in your handwriting, and you can add the page number, or you can add the content ahead of the content written. There is a lot of space given in the module index, so you can make the requisite changes as per you, and index will be prepared for you. Now the page numbering strategy and page numbering division strategy. So what is this strategy particularly means is, if you have seen those flags, like the book, out of the book pages you can see those flags, and which you can you know what I can say, you can move to the page numbers using those flags. By catching those flags you can go ahead in the book as per your requirement. So you can use those flag strategies and you can either mark them as per the chapters or as per the page numbers. I will recommend you to mark it as per the page numbers, as it will be more helpful for you to find the content through index.
Now, the time management and speed discussion, I have done it ample of times in Hindi, and I believe it was very clear, it was very evident, so you would have understood it. So I'm not gonna repeat the same, the CRVI wala discussion. So now what is this discussion? This discussion revolves around that the content that has already been studied in CRVI is a zone in which you will find that difficult questions are asked, and case study based questions or difficult questions are mostly coming from the area of CRVI portion, and the portion which is strictly limited to IBC, means open book, which is not covered in your CRVI portion, is technically very easy, and the questions also come, the questions which come are also very straightforward and direct. Those are not mostly case study based questions. So you should approach that part very sensibly, though the part which is for your IBC and which is not covered in your CRVI portion, you just have to make sure you read it once or twice and you know where the things are placed in it. So when you're referring to index in your paper, you will be able to find the content quicker. Right? Just give me a second. So which question to start with? Now, there is a discussion or there is a debate which tells you about that whether you should start the question from the first end or the last question. So I believe for this particular paper, and I'm going to discuss these things in the answer writing or answer discussion, how to write answers and how to present your papers. That discussion will be released very soon. So I'm going to discuss a lot of things in that. But for this particular paper, what I will advise you, when the 15 minutes are given to you for question reading, what you should do in this particular paper is something which what I say. Yeah. So you should only try to read two questions, first question and last question, and as per your will, whichever question feels easy, start with that directly. Don't waste use 15 minutes from starting to and trying to read the entire paper. Just read those two questions and sort out which is the question from which you're going to start your paper. Then 100 marks attempt, as I said, it is very crucial to attempt 100 marks in these particular papers, because this is an open book paper and checkers are very reluctant to give you marks, right? And for this particular paper, I am going to advise you that you can skip writing facts to the case based questions, because this paper is something which is technically a 4-hour paper or 3.5 hours papers and not a 3-hour paper. So for doing so, you can skip writing those facts for this particular paper. I have skipped those facts in this entire paper and I was still able to get an exemption. Then for this particular paper, I will advise you to definitely solve a past year paper. You can solve a June 2024 paper. Make sure you at least solve one paper. Now, how you have to solve it? You have to make sure you put out a timer of 15 minutes. Make an atmosphere like it is in your exam hall. You're sitting in an exam hall, and make sure you attempt that paper. At least attempt one paper, and you can even attempt the papers which have old syllabus papers. You can even attempt that. There is a lot of relevant content and there is a lot of similar content, so you will be able to attempt that also. But do make sure you attempt at least one paper. Now, the case law marking strategy has been shared in the CRVI video. In the I portion, you can directly go to CRVI video and you can move it ahead with the timestamp to the insolvency related discussion, and you can able to find how to mark case laws and what strategy you have to use for the case laws. Carry Bare Act if possible. If you have been using a Bare Act for referring things, then make sure you carry it. If you have not been using Bare Act till today, then there is no need to carry. Your module is sufficient. But if you have been using Bare Act, then make sure you carry the Bare Act, because it is a lot easier to find content from the Bare Act rather than from your module. Now, the last discussion, case law index or case law cards. Now, as I said in the Hindi portion, this is something which do exist in market. It is something which does exist rather than it is something which does exist in the market. And what exactly is this? So case law index is nothing, but it is something in which I will try to share, in which a case laws, just a second, case law's name is given at one side, and at the other side the judgment is given, and it continues in the same way, and all the case laws in your module are a part of it. Now, this is something which faculty specifically provide you with, and as I said in the Hindi discussion also, this is something which is not something which I can provide you, as I don't have the authority to provide you these things. But you can get it by little bit of efforts. You can try contacting friends or your CS community, and they are very helpful. They will provide you with these kind of notes.
You can contact them through Telegram, Instagram, and anyone will be willing to provide you these things, right? So this is the discussion which I made. These case law index and cards are very helpful in your exam. So do make sure you at least attempt to get these case law index or cards in your hands. So yes, I'm going to round off this session. I'm going to summarize it session here. Do like, do share, and do subscribe, because that is the only thing which has been motivating me to bring more and more content for you guys. And if you are not doing that, remember, it is a loss of you, because if my motivation goes down, I will stop making these videos. So do make sure that you are liking them, sharing them, and subscribing. So till then, see you guys.